नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। आपका राज्य में बताया गया कि पूरे प्रदेश में 21,000 फीडर है और हर फीडर पर 16 व्यक्तियों का गैंग काम करता है, जिसमें लगभग 3 लाख से ऊपर कर्मचारी होने चाहिए। वर्तमान में 85,000 कर्मचारी हैं। इसमें अभी 30% छट्टी का आदेश भी किया गया है। प्रबंध निर्देशिका रिया केजरीवाल को ज्ञापन देते हुए कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री से निजीकरण रोकने की मांग भी उठाई है। जो मामला है आज का, क्या मामला है? आप देखिए, हमारे आज 3 विषय है। पहला तो निजीकरण की लड़ाई, जैसे आप देख रहे हैं, लगभग 5 महीने से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। 9 अप्रैल को विशाल रैली हुई। 5 महीने से संघर्ष करने के बाद भी सरकार ने एक बार भी संघर्ष समिति को वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया। दूसरी बात, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उपभोक्ताओं से कोई बात नहीं हो रही, कर्मचारियों से कोई बात नहीं हो रही है और लगातार निजीकरण की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा ग्रांट थॉर्नटन जो कंसल्टेंट कंपनी है जीटी, उसने एफिडेविट दिया था पावर कॉर्पोरेशन को जब टेंडर उसको ले रहा था उस वक्त, कि विगत 3 साल में हमारे पास कोई पेनल्टी नहीं लगी है। लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि फरवरी 2024 में अमेरिका में $40,000 की उसको पेनल्टी लगी। उसने धोखाधड़ी से यहाँ पे टेंडर लिया है 2.9 करोड़ का। धोखाधड़ी से अभी वो आगे अब वार्ता कर रहा है, मीटिंग कर रहा है और उसको जो निजीकरण का डॉक्यूमेंट होता है उसको तैयार करने में लगा हुआ है। हमारी मांग है कि जीटी, जो माननीय मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है, उसकी पूरी तरह धज्जियां उड़ रही हैं। अभी भी वो काम कर रहा है। हमारा अनुरोध है कि उसको तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। जब ये सामने आ गया है कि वो पूरी तरीके से उसे पेनल्टी लगी है, उसको सेंसर है, तो तुरंत उसको ब्लैकलिस्ट किया है। और जो संबंधित अभियंता या अभियंता जो प्रबंधन है, जो सरकार के लोग हैं, जो ईटीएफ जो मीटिंग करते हैं, जो शासन में लोग हैं, वो लगातार उसको बचाने में लगे हैं, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, आपने देख रहा है कि निजीकरण के विरोध में जब लड़ाई तेज हुई तो उन्होंने एक फेशियल अटेंडेंस ऐप का जो है नया सफूगा छोड़ दिया। फेशियल अटेंडेंस ऐप क्या है? ये पूरी तरीके से अनसिक्योर ऐप है। जैसे प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करेंगे तो एक बार को आदमी करता है अपने मोबाइल में तो ठीक रहता है, लेकिन ये तो प्ले स्टोर पे भी नहीं है। ये एक लिंक से आपको मिलेगा और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो बैंकों से तुरंत ही मैसेज आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक है, पीएनबी बैंक है, इन सब का मैसेज आ रहा है, अलर्ट, क्या सस्पिशियस ऐप डिटेक्टेड, दे कुड कंप्रोमाइज योर डेटा एंड पासवर्ड एंड लीव टू यू ओपन टू हैक। मतलब आपका डेटा, आपके पासवर्ड, आपके ओटीपी, आपके प्राइवेट फोटो, आपके वीडियो सब जो है हैक हो चुके हैं जैसे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। आप जबरदस्ती हमारी प्राइवेसी खतरे में डाल रहे हैं। हमने कहा आपको अटेंडेंस अगर लगवानी है तो आप फाटक लगाई सकती बंद से रहे, जैसे वो खुलते हैं आप अंगूठे, हम अपने व्यक्तिगत फोन में उसको इंस्टॉल क्यों करें? आज यही है कि हमारी प्राइवेसी खतरे में, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 24 अगस्त 2017 के जजमेंट में, माननीय 9 न्यायाधीशों के जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी पे जजमेंट दिया है। ये केस है न्यायमूर्ति KS पट्टुस्वामी वर्सेस भारत यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें स्पष्ट कहा है कि आर्टिकल 21, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को संरक्षित किया गया है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमारी प्राइवेसी पे आघात हो रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि फेशियल अटेंडेंस वो अपने व्यक्तिगत मोबाइल में डाउनलोड कर ना कोई व्यक्ति फेशियल अटेंडेंस लगाएगा और ऐप को तत्काल जिन्होंने इंस्टॉल भी किया है वो इंस्टॉल कर देंगे। और इसी के संबंध में आज हम MD महोदय को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जबरदस्ती उनकी जो सिक्योरिटी है, जो व्यक्तिगत जो प्राइवेसी है, उसको कंप्रोमाइज ना किया जाए और जबरदस्ती अटेंडेंस न लगवाई जाए। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। से भी पावर कॉर्पोरेशन में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और जिस तरीके से संविदा कर्मचारी निकाले जा रहे हैं और संविदा कर्मचारी जब निकाल दिए जाएंगे और बाबुओं के पास और अधिकारियों, अभियंता, SDO और JE के पास अब ऑपरेटर नहीं होगा, तो जब उनको स्वयं काम करना पड़ेगा तो क्या उपभोक्ताओं को जिस तरीके से उच्च अधिकारी का कहना है कि 24 घंटे हम निर्बाध बिजली आपूर्ति देंगे, क्या आपको लगता है कि उनके इस कथन को सही रूप से आप कर पाएंगे? देखिए, ये संविदा कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है यूपी से। आपने देखा पहले 8-9 हज़ार रुपये आप तनख्वाह देते। एक पावर कॉर्पोरेशन का 2017 का मानक है कि एक फीडर पर एक गैंग होगी, राउंड द क्लॉक, मतलब 16 आदमी, 416 आदमी एक फीडर पे होंगे। पूरे प्रदेश में 21,000 फीडर हैं। लगभग 3.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी होने चाहिए मानक के अनुसार, है कितने? 85,000। उसमें भी क्या कर रहे हैं कि 55 साल से ऊपर छटनी कर दो। विभिन्न माध्यमों से आप 20-30 से 40% छटनी कर दे रहे हैं। बचेगा कितना? 40 से 50,000। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रबंधन कहता है कि किसी को छटनी नहीं होगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी निजीकरण से। अरे निजीकरण होने से पहले 30 से 40% लोगों की छटनी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री? यही 155 साल के कर्मचारियों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया हुआ है और अभी एक एवलाई जारी की है उन्होंने कि केवल सर्किल में और डिवीजन में और सब डिवीजन में संविदा कर्मचारियों की संख्या नियत कर दी है। क्या कहेंगे?
दरअसल प्रबंधन सरकार को बदनाम करना चाहता है इस भीषण गर्मी में। जब मैन पावर नहीं रहेगी तो बिजली नहीं मिलेगी, फॉल्ट हो जाएगा तो बनाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले 55 साल के उसमें निकाला, अब 30% कम कर दो। जैसा कि अभी आप महासचिव जी से सुन रहे थे कि 3.5 लाख जो है कम से कम चाहिए मैन पावर हमें, और उसके एवज में 85,000 मात्र हैं, और उस पर भी आप 8-10 हज़ार रुपये देते हो। हर महीने 1-2 आदमी शहीद होता है बिजली के लिए। खुद अंधेरे में भले रहे संविदा का आदमी, लेकिन सूबे को रोशन करने का काम करता है। आपने दिया कुछ नहीं संविदा के कर्मचारियों को, विभाग के लोगों को दिया कुछ नहीं। और आप एक देहात में मसला है कि दाना ना भूसा खरहरा नौनो बार, तो सिर्फ ये जो मौजूदा प्रबंधन है सरकार को बदनाम करना चाहता है और चाहता है कि अफरा तफरी की स्थिति हो जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि निजीकरण का ये जो प्रयास कर रहा है मौजूदा प्रबंधन, इसको टालने का काम करें और किसी भी कीमत पर फेशियल अटेंडेंस कर्मचारी नहीं लगाएगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपने एंड्रॉइड फ़ोन किसी को दिया नहीं है, सिम की सुविधा किसी के पास है नहीं। हमारे संविदा के लोग हैं 1200 का सेट लिए घूम रहे हैं, वो कहाँ से फेशियल अटेंडेंस लगाएंगे भाई? 1200 रुपए का जो लिए हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। खाली वो फोन करते हैं, फोन रिसीव करते हैं, वो कहाँ से लगाएंगे? देंगे आप कुछ नहीं। हिटलराना अंदाज में देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब के संविधान से चलता है। हमारे देश में संविधान तो लागू है पूरी तरीके से, लेकिन ये मौजूदा प्रबंधन विद्युत विभाग में पूरा गला घोट रहा है संविधान का, चाहे वो रेगुलर का कर्मचारी हो और चाहे अभी आपने देखा होगा कि मध्यांचल के लोगों ने, मध्यांचल के प्रबंध निदेशिका महोदय ने कह दिया कि 300 ऑपरेटरों को हम बाहर कर देंगे। ये 10-10, 15-15 साल से जो काम कर रहे हैं अब जाएंगे कहाँ? 10,000, 11,000 रुपये नौकरी पे काम कर रहे हैं, मिनिमम वेज है 18,000, 22,000, उसको आप देते नहीं हैं, किसी का कुशल क्षेम लेते नहीं हैं। जब लोग मर जाते हैं लाइन बनाते हुए, एक भी प्रबंधन का आदमी पूछने नहीं जाता है। वही जेईओ, वही एसडीओ, वही टीजी2 बेचारा खड़ा होता है, उसी संविदा के साथ ही लाद के ले जाते हैं। ये देखिए, जो भी लागू किया है उसका संयुक्त संघर्ष समिति पुरजोर विरोध करती है। अभी आपने देखा होगा 9 तारीख को रैली में हजारों हजार की तादाद में देखिए, जो है जिले का जो कुल लक्ष्य है हमारा जो है वो 18,000 MTE का है, और हम लोग जो है इसमें अलग अलग विभागों के जो है कुल हमारे यहाँ जो है 47 जो है रैंकिंग है, और हम लोग इस पर लगातार खरीद कर रहे हैं। अब तक लगभग 16% की खरीद हो चुकी है। कुछ जगहों पर ये था कि इसकी मार्केट रेट ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है सरकार की तरफ से जो हम लोगों को आदेश हुआ कि मोबाइल बैंक के आधार पर गाँव में जाके जो है खरीदारी की जा रही है, और इसके आधार पर जो है बेहतर हुआ है, और हम लोग समय से लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, खासकर ज़्यादातर बिचौलियों में दूर दे रहा है, यहाँ आने में रुचि नहीं दिखा रहा है सरकारी केंद्रों को, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, इसमें एक इशू ये था कि थोड़ा सा शुरू में ये था कि जो है लोगों को ये लग रहा था मार्केट का रेट जो है ज़्यादा है, और मंडी में भी रेट थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा था। लेकिन अभी हम लोग टोटल उनको जो है 2445 रुपया जो है दे रहे हैं। 2425 रुपया हमारा रेट है, और 20 रुपया जो है हम लोग उनको जो पल्लेदारी पर खर्चा होता है वो भी दे रहे हैं। वो जो हमारे मोबाइल बैंक जाके जो है क्रय कर रहे हैं, तो इससे जो है उन लोगों को लाभ हो रहा है, और हम लोग लगातार उनको भुगतान भी कर रहे हैं। तो इससे जो है लोग हम लोगों की तरफ जो है अब आना शुरू हुए हैं, और हम लोग लक्ष्य को मतलब जागरूकता करनी चाहिए। मोबाइल बैंक से ही आपको सफलता मिली है? मोबाइल बैंक से इसलिए सफलता मिली है कि जो किसानों को जो ट्रांसपोर्ट का है खर्चा वो भी बढ़ जाता है, और उनके घर के से जो है या उनके खेत से हम लोग जो क्रय कर लेते हैं तो उनको बहुत सारी सुविधा हो जाती है, और उनको जो है ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, और उनकी लागत भी जो है नहीं से ज्यादा इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। बॉर्डर पर मदरसे के साथ बड़े पैमाने पर मकतब भी चलाए जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने मदरसा संचालक से जब मदरसे के कागजात मांगे तो वो नहीं दिखा सके। इसके बाद मदरसे की रसीद भी चेक की गई कि कहां से इनको फंडिंग मिलती है। मदरसे में ताला लगा दिया गया है, तो वहीं अब देखना होगा कि कब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होती है। बॉर्डर पर एक मदरसे में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने यहाँ जांच की, तो जांच में पाया कि यहाँ झाड़ फूक का काम हो रहा था, जबकि आप देख रहे किस जमाने में लोग इस समय झाड़ फूक कर रहे हैं, और ये जो मौलाना है यहाँ झाड़ फूक कर रहे थे। मदरसे का कोई पत्र भी अभी नहीं दिखा सके हैं। इसको लेकर जांच अधिकारी यहाँ जांच कर रहे हैं। हमारे साथ जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद। सर, आपने यहाँ जांच की? देखिए, हम लोग जब इस मदरसे में आए हैं, ये मदरसा पूरी तरह से बंद था, यहाँ एक आदमी था। अंदर जब हम लोग गए हैं इस कमरे में, जिस कमरे के बाहर खड़े हैं, इस कमरे में एक दीपक जल रहा था। झाड़ फूंक जंत्र मंत्र के सारे व्यवस्था वहाँ रखी हुई थी, और दीपक
अनवरत जलने वाला व्यवस्था किया गया है। जब आए और मदरसे के मैनेजर को बुलाया गया तो मैनेजर ने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ झाड़ फूक किया जाता है। दूसरी चीज, ये मदरसा पूरी तरह से बिना मान्यता के चल रहा है, बिना इसके कोई कागज पत्र अभिलेख हैं। ये मदरसा नेपाल के बॉर्डर के 1 किलोमीटर के अंदर स्थित है। हमारा नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है और ओपन बॉर्डर होने के नाते ये बॉर्डर और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, सुरक्षा कारणों की वजह से ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरा जोन, ये पूरी बेल्ट जो है, ये बफर जोन के ही आसपास है लगभग, समझिए। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इस मदरसे को, इनको हम मैनेजर से हमने यही कहा कि क्या आपके पास अभिलेख हैं मदरसा संचालन के हैं? आप जान रहे हैं कि बेसिक शिक्षा में बीआरएस के यहाँ अगर मान्यता नहीं है तो 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है 3 दिन तक। उसके बाद 1 लाख रुपए प्रतिदिन का जुर्माना है। ठीक है, आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको समय दिया जा रहा है, तो भी आपको मान्यता करा लेना चाहिए। मान्यता हो जाने से मदरसों का रेगुलेशन जो है वो निगरानी में आ जाता है, प्रशासन की निगरानी में आ जाता है, जनहित में आ जाता है। तो फिर भी इन लोगों ने मान्यता नहीं कराया है, मदरसा संचालित कर रहे हैं। अभी इनसे हम आय व्यय का भी अभिलेख मांगेंगे। आप देख रहे हैं दूर तक मदरसे को विस्तार दिया जा रहा है। तो ये कहाँ से इनका फंड आ रहा है, कहाँ से ये पैसा पा रहे हैं, कहाँ के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, ये सारी विस्तृत जांच की जा रही है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि विस्तृत जांच की जाएगी, इनको फंडिंग कहाँ से होती है और बच्चे कहाँ से आकर यहाँ पढ़ते हैं। चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटा यह मदरसा है। आपको हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ झाड़ फूक किया जा रहा था। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ मौलाना के द्वारा, आप देख रहे हैं ये तंत्र मंत्र के सारे सामान है। पहले यहाँ दीपक जल रहा था, अब दीपक बुझा दिया गया है और सारे किताब जितने और आप देख रहे हैं ये प्रिंटर्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये पूरी अलमारी में धार्मिक किताबें यहाँ रखी गई हैं। इस तरह से यहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से मदरसे का संचालन फर्जी तरीके से हो रहा है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ इन लोगों ने छापेमारी की है। इसके बाद अब मदरसे पे बड़ी कार्रवाई की जाने की योजना बनाई जा रही है। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज, रुपैडिया। जिस मदरसे में यहाँ छापेमारी की गई जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा, उस मदरसे के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान खान अशरफ। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप यहाँ मदरसा संचालन कर फर्जी तरीके से और यहाँ जो झाड़ फूक का काम कर रहे हैं, ये झाड़ फूक किस तरह से करते हैं, लोग कैसे आते हैं? अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, फिर अचानक कोई आ गया अपना कि आप जी सर फूंक दीजिए, दर्द हो रहा है, पानी फूंक दीजिए, उसको फूंक दिए। बस ऐसे ही आते हैं और अपना पढ़ाई के टाइम कोई नहीं आता है। पढ़ाने के बाद में मतलब लोग आए या पढ़ाने से पहले आए, बस उसी को फूंक दिए। इस युग में जहाँ डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज वगैरह सरकार बना रहे, तो क्या झाड़ फूक से आप लोगों को सही कर रहे हैं? अब जो जिस तरह आया, कोई डॉक्टर के पास गया, नहीं ठीक हुआ तो आया, फूंक दिए, ठीक हो गया, ऐसा भी होता है ना। तो आपके फूके जाने से वो ठीक हो जाए? हाँ, ठीक होते हैं। ठीक नहीं होते तो आते क्यों? कितने दिनों से आप ये मदरसा चला रहे हैं? ये सन 2009 सन 2016 से। रजिस्ट्रेशन है आपका? हाँ, रजिस्ट्रेशन है, मान्यता के लिए अप्लाई भी किए। मान्यता भी नहीं है? अभी मान्यता नहीं प्राप्त। मतलब कितने एरिया में आपने ये मदरसा बनाया होगा, कितने एरिया से? ये 19 बिस्वा है, मतलब 1 बीघा में 1 बिस्वा का पूरा। ये जमीन किसने दी? आपकी जमीन है ये कि? हमारे अब्बू की जमीन है, खुद की, पिताजी की। नहीं, आप मदरसा चला रहे हैं तो जो आपके यहाँ अध्यापक भी होंगे तो उनको पैसा कहाँ से आप दे रहे हैं? बच्चे के फ्री पढ़ रहे हैं कि बच्चों से आप लेते हैं एजुकेशन? अब ये मान के चलिए, अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे फीस देते हैं, 100 रुपया महीना, तो हाफिज जी का हो जाता है। या चंदा वंदा किए तो उससे हाफिज जी का निकल आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ झाड़ फूक से लोग ठीक होते हैं, इसलिए ये मदरसे के अंदर झाड़ फूक का काम करते हैं, तंत्र विद्या का काम करते हैं। वहीं अब पूरे मामले की जांच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा की जा रही है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें जनता को क्या फायदा होगा? सीधा जनता ही का फायदा होना। और एक राष्ट्र एक चुनाव जब होगा तो जितने भी आर्थिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, प्रशासनिक संसाधन है, उनका दुरुपयोग रुकेगा और सबका उपयोग जनहित में, लोक हित में, राष्ट्र हित में सीधे सीधे होगा, जिससे न सिर्फ सीधा लाभ होगा बल्कि हिंदुस्तान की जीडीपी पर भी सीधा असर। लेकिन विपक्षी पार्टी ऐसे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? 47 में 43 में 32 पार्टी सपोर्ट में। एक सबसे पेचीदा क्वेश्चन है, पहलगाम में जो एक 26 लोगों के मौत हुई है, इन शहीदों के बारे में सरकार क्या एक्शन लेने की? पूरा एक्शन होगा, एक्शन दिखाई पड़ रहा है, चाहे आतंकवादी हो या उनके आका हो, पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है और आगे बहुत तेजी से दिखाई पड़ेगा। इस बार आतंकवादियों के आकाओं का सिर
और उनका फन कुचल के रखने का काम करेंगे। सिंधु जल नदी का स्तर रोकने से, नदी का बहाव रोकने से क्या पाकिस्तान पे फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, आर्थिक रूप से पूरा तबाह हो तो जाएगा। भारत को इसका पूरा पूर्ण पे फायदा मिलना चाहिए। फायदा ही मिलेगा, हमारे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर चला जाएगा। धन्यवाद। यूपी की वाराणसी कमिश्नरेट के लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत तारानगर भगवानपुर बीएचयू का मामला सामने आया, जहां तारानगर भगवानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को घर में घुसकर मारा। इसको लेकर वाराणसी कमिश्नरेट ने लंका थाने पहुंची घायल महिला पूनम पांडे प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा ने एफआईआर दर्ज किया और मामले में कार्रवाई जारी की। हम सर किराए के मकान पे रहते हैं तारानगर भगवानपुर में, और 4 साल से रह रहे थे। और हमें सर कुछ मकान मालिक के बेटे थे, पहले मकान मालिक बगल के थे, उनके हमेशा आते जाते थे। हॉस्टल था लड़कों का, कभी स्कूल से आते थे तो कभी कुछ टोन, कभी कुछ, हमेशा उल्टा पलटा बोलते थे। तो मैंने एक दिन, मुझे कुछ अब सब बहुत ज़्यादा उन्होंने बोल दिया, तो मैंने अपने पापा से बोला, पापा ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, हमेशा उल्टी पलटी गाली दे रहे हैं। तो फिर पापा ने बहस, उनसे पापा से मेरी बहस हुई। पापा चले गए ड्यूटी, घर पे कोई नहीं था, हम अकेले घर में थे। और बहन हमारी थी घर में, घर दरवाजे को लात से मार के, कुंडी तोड़ के घर में घुसकर सर बहुत मार, हमको मारे, एकदम दरिंदों की तरह हमको मार पीट। मोबाइल से बहन ने 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो बनाया है, उसमें सर वीडियो मैं आपको दूंगी, देखिएगा सर, इतना गंदा तरीका से मुझे मारा है। यूपी के सीतापुर में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने व्यापारियों से कहा कि आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कारोबार को आगे बढ़ाना है, तभी सफल हो पाएंगे। पुरानी व्यवस्था को हटा देने का समय आ गया है, बेहतर व्यवसाय के लिए समय के साथ चलना जरूरी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो देखिए। मंडल सीतापुर इकाई के तत्वाधान में सीतापुर में व्यापारी सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सीतापुर में संगठन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर इकाई का विस्तार किया गया है। तमाम व्यापारियों को अलग अलग पदों से नवाजा गया है, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीतापुर के साथ साथ जितने आसपास की तहसीलें हैं, सभी जगह संगठन मजबूत रहे, व्यापारियों के हितों की रक्षा हो, इस उद्देश्य के साथ में संगठन को और अधिक विस्तार दिया गया है। वर्तमान में व्यापारियों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण जो देश का परंपरागत व्यापारी है, उसका व्यापार चौपट हो रहा है। व्यापारियों के सामने अनेक तरह की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि संगठन को मजबूत किया जाए और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में अपनी इकाइयों का विस्तार कर रहा है, पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार कर रहा है और एक एक व्यापारी को संगठन से जोड़ना उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का लक्ष्य है। और सरकार की कोई भी व्यापारी विरोधी नीति हो, उस नीति में परिवर्तन कराने की सक्षमता पैदा करना, ये संगठन का उद्देश्य है। क्योंकि इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देश का जो एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल में छोटा जो व्यापारी है, रिटेल सेक्टर का जो व्यापारी है, उसके सामने अपने व्यापार को बचाए रखना, अपने व्यापार को बनाए रखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो हम अपने व्यापारियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसे अपने सीमित संसाधनों से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आए, कैसे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और कैसे वो अपने ग्राहकों को अपने व्यापारिक स्तर तक ला सकें। इसके लिए लगातार हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्क्लेव कर रहे हैं और व्यापारियों को जागरूक करते हुए उनको एकजुट कर रहे हैं। आश्वासन भी दिया। मेरे साथ सर ये हुआ है, मैंने मेहताब आलम से फैक्ट्री, आज से 5-6 साल पहले मैंने फैक्ट्री रेंट पे ली थी सपा नेता मेहताब आलम से, जो कि उनका निधन होने के बाद उनके दामाद देखने लगे फैक्ट्री को, उन्हीं को मैं रेंट देता था। उसके बाद उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि फैक्ट्री आप खाली कर दीजिए, जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा सर इतनी जल्दी कैसे मैं खाली कर दूँ, तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है। मैंने कहा ठीक है। मैंने दूसरी फैक्ट्री देखी, मैंने सामान शिफ्ट किया। उसके बाद 15 दिन उसमें गुजर गए तो उन्होंने ताला लगा दिया। मैंने उसके बाद कहा कि भाई मेरा हिसाब किताब कर दीजिए, जो मेरा सिक्योरिटी है वो पैसा वापस कर दीजिए। तो वो मेरा 6 लाख रुपए था और बाकी का मेरा कम से कम 15-20 लाख रुपए का वहाँ माल खराब हो रहा है। साल भर हो गया इस चीज़ को, 9 महीने। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ बदमाश भेज दिए मेरे घर पे, जो कि CCTV फुटेज मेरे पास है। और भेज के बदमाशों को मुझे धमकी दिलवा रहे हैं कि कहाँ है शाकिब, उठा ले जाएंगे। मैं उस टाइम था नहीं, मैं लखनऊ में था। तो फिर मैंने जाके चकीरी थाने में मैंने एप्लीकेशन दिया है। तो एप्लीकेशन में उन्होंने फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि वो आ नहीं रहा है, वो हिस्ट्री शीटर है, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, कितनी प्रॉपर्टी उनकी सील हुई है। यूपी के मथुरा मार्ग स्थित श्री श्री माँ आनंदमयी आश्रम में श्रीमद् भागवत
भीष्म स्तुति विषय पर आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यान और प्रवचन में बोलते हुए अग्र देवाचार्य एवं मलूक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने व्यक्त किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये देखिए। कहते थे खाकचौक स्थान की सबसे प्राचीन प्रतिमा यही है। रघुनाथ जी तो पीछे विराजमान हुए, पहले सुखदेव जी विराजमान हो गए। पहले सुखदेव जी और पूज्य पहाड़ी बाबा के नरसिंह सालिग्राम जी, बस इतने ही ठाकुर थे। नरसिंह जी तो उनके जटाओं में रहते। यूपी के फिरोजाबाद में गोवंशों के संरक्षण और उनके पालन पोषण हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में 50 गाड़ियों में कुल 5000 कुंतल भूसे का दान लोगों द्वारा किया गया। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा हरी झंडी दिखाकर उन गाड़ियों को रवाना किया गया, जिससे भूसे का संग्रह गौशालाओं पर किया जा सके। इस भूसा दान में बहुत सारे किसानों और संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। आने वाला दिन काफ़ी गर्मी का दिन है और इस समय जो सबसे अच्छा अवसर है वो खेतों से भूसा निकल रहा है, वो सबसे अच्छा समय है। तो जो हमारे गोवंश हैं और हमारे जो गौशालाएं बनाई गई हैं खास तौर से, उनके लिए जनपद फिरोजाबाद ने एक मुहिम चलाई है कि लोग स्वेच्छा से जो है भूसा दान की कार्रवाई करें, जिससे कि जो ये हमारे गौवंश हैं उनको और अच्छा उनको पोषक आहार हम उनको दे सके। तो अभी जनपद फिरोजाबाद में हमने इसको मतलब अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से भी चलाया है। इसमें करीब 1.5 लाख रुपए जो है कर्मचारियों ने अपना एक दिन का सैलरी दिया है उसमें उस भूसा दान के लिए। इसके अलावा बहुत सारे किसान और बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दान दिया है। अब तक लगभग हमारे पास कल की डेट में 16,000 कुंटल का दान आ चुका था। आज करीब 50 गाड़ियों के आसपास में 5,000 कुंटल का जो दान लोगों ने लेकर यहाँ आए थे अपना देने के लिए, उनको अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको रवानगी की गई है। और ये संबंधित यूपी के हरदोई में भट्ठा मालिक की दबंगई देखने को मिली है, जहां मजदूरों की मजदूरी न देने को लेकर दबंगई देखने को मिली। ईंट भट्ठा पर मजदूरों ने मजदूरी की थी और पीड़ित मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार भी लगाई थी। जहां सांडी कोतवाली क्षेत्र के सांडी कस्बे के पांडे ईंट भट्ठा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है और मैं चचरापुर पांडे बस्ती में काम करता था। जो खर्चा 300 रुपये 1000 रुपये देते थे, 600 रुपये की रेट थी। जब हिसाब मांगते हैं तो पैसे नहीं देने को मंजूर है और गाली गलौज करता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गोविंद पांडे। कहाँ से आप लोग आए थे मजदूरी के लिए? हम मजदूरी तिरिया से आए थे, बढ़िया तिरिया से। कितना पैसा बाकी होगा तुम लोगों का? हमारा रुपये बाकी है करीब 47,000 से ऊपर। कितने लोग आए थे, कितने लोगों का पैसा बाकी है? हमारे साथ में 9 लोग हैं हमारे गाँव से, उनका सभी का बाकी है। और अदर लोग हैं करीब 25 लोग, उनके सभी के पैसे बाकी है। खर्चा दिया है 300 और 1000 पे 600 रुपये चाहिए। शासित प्रदेश के सोनार समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। स्वर्णकार समाज के विकास और इनके पुश्तैनी व्यवसाय तथा असुरक्षा को लेकर लोगों ने अपने अपने विचार को साझा किया और इसके साथ ही सोनार समाज के स्वर्णिम विकास के निमित्त विभिन्न सुझाव भी दिए गए। वहीं अध्यक्ष यशपाल चौहान ने स्वर्णकार समाज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज हम लोग अपने नए संगठन की शपथ ग्रहण के साथ यहाँ मोक्ष की भूमि, यहाँ हरि विष्णु जी के चरण विराजित हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है आदमी यहाँ ऐसी भूमि पे इकट्ठे होकर के। स्वर्णकार समाज को सबसे पहला लक्ष्य हमारा है संगठित करने का। संगठित करके हम और क्या परिष्कार कर सकते हैं, हमारी कुरीति कैसी दूर कर सकते हैं। सकल स्वर्णकार समाज, पूर्व में भी हम सब लोगों के अथक परिश्रम से भारत सरकार ने हमें विश्वकर्मा योजना में पहली बार शामिल किया है। विश्वकर्मा योजना में हमारे पुश्तैनी सारे कारीगर, कुम्हार, सोनार, विश्वकर्मा, आपके जितने भी हमारे कारीगर हैं उन सबको शामिल करके उनको उनकी कला का आगे भी ये बढ़ती जाए तो उनको स्टाइफंड दे करके हम ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको 3 लाख का कर्ज 6% के हिसाब से देंगे। ये भारत सरकार ने निर्णय लिया। आपके माध्यम से हम भारत सरकार को इसके लिए साधुवाद देते हैं। स्वर्ण कला बोर्ड हमारे बहुत से प्रांतों में बन गए, लेकिन बहुत से प्रांतों में अभी नहीं बने हैं। ये बहुत प्रकृति ने हम लोगों को भगवान को सजाने का काम दिया है और आदमी को भी सजाने का काम दिया है।
हमारे बगैर कोई संस्कार हिंदू समाज का, सनातन समाज का होता नहीं। इनको इनकी कारीगरी चलती रहे। वर्तमान जो चैलेंजेस हैं उसमें मशीनें आ रही हैं, तो हमारी जो पुश्तैनी कला है ये पीछे जा रही है, तो इसको भी आगे हम। कार के एक्सीडेंट की सूचना पर तत्काल थाना तिल्ला की टीम मौके पर गई है। चेक करने पर दुर्घटना में 4 लोगों की कार सवार व्यक्तियों की हृदय विदारक मृत्यु हो गई थी, जिनको जिला हॉस्पिटल धार लाया गया है। अभी उनकी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई है, प्रथम दृष्टया तो पीछे से किसी गाड़ी से टकराना प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लगातार अब जाँच करेंगे इसमें। फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।